बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और सुबह सवेरे जब मैं कहती हूँ मैंने लिखा था रुक जाओ यहाँ पे, इसलिए कि सुबह सवेरे होता है और हम सब आज देख रहे हैं कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जा रहा है। लेकिन जो एक बहुत दिल खराश वाक़या हुआ जिसने कि हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, दोबारा से वही मेमोरीज जो कि बहुत पुरानी नहीं है लेकिन बहुत तकलीफ दें, जिनको हम कभी याद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो कहीं ऐसे गायब हो जाए ना कि हमारे जहनों पर उसका कोई असर ना हो, कोई आसार मौजूद ना हो। लेकिन ऐसे वाक़यात अब आना शुरू हो गए हैं कि फिर से हम परेशान हो। अगर टाइम मशीन में जाने का मौका मिले ना और कोई पूछे कि आप कौन सा टाइम पे जाकर तो चेंज करना चाहेंगे, तो मैं चाहूँगी कि हम वापस जाएं और वो जो APS के धमाके वाला था वो किसी तरह से वहाँ से जो है वो ख़त्म हो सके। इसी तरह की एक पेनफुल जो है वह हादसा हम सब जानते हैं कल हुआ पेशावर में, फिर मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। और जो हमजा जो सामने आए हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो परेशान कुन है कि एक शख्स आया और उसने बैग में 6-7 किलो वजनी मवाद है और वो वहाँ पे छोड़कर वो चला गया, गायब हो गया। और उस बैग के बारे में जो कि किसी का नहीं है, जो किसी की ओनरशिप नहीं है, वो वहाँ पड़ा हुआ है, किसी ने उसके बारे में सवाल नहीं किया। ये एक ऐसा रवैया है कि जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल एड्रेस करना भी है हमें। और फरा ये हमें देखना है कि हमने कितना सीखा इससे। कल जो हुआ अफसोसनाक हादसा, ये पहले रोक लिया जाता तो ही अच्छा था। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब अगर बाकी मकामात हैं, सिर्फ मसाजिद या मदरसे नहीं, स्कूल्स हैं, इस वक्त बस स्टॉप्स हैं, अब तो हम जैसे मॉल्स हैं। हमने कल वो बात की है कि हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई है, स्टेशंस हैं, मेट्रोज हैं, हर वो जगह जहाँ पे कि ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। खास तौर पे जो एक बयानिया आया है ना अजीत दोवल का, आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी एडवाइजर ने वो कोई न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं कि हम तो वो जंग जो है, नया डॉक्ट्रिन उनका कि हम तो जंग को लेके जाएंगे उन इलाकों तक, उन ममालिक तक। वो चाइना को धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, दे तो रहे हैं। और हमें मालूम है कि इस वक्त हमारे साथ जो अफगान पीस प्रोसेस का एक सिलसिला जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पे सुरखरू किया है, वो भी बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं है। तो एक स्पिल आउट उसका रिएक्शन तो है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए आज करना चाह रहे हैं कि हमें ख्याल करना है, अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पर नज़र रखनी है। एक शख्स आए, बैग रखे और वहाँ से रफू चक्कर हो जाए, हमें ऐसे लोगों की निशानदेही करनी है। अपने महल्लों में ऐसे लोगों की निशानदेही कीजिए। अब जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हों उनकी निशानदेही कीजिए। बाहर रेडी वाले खड़े हैं, उनकी निशानदेही कीजिए, उनको देखिए। ऐसे लोग ताल्लुकात बनाते हैं पहले, फिर इस तरह की वारदात होती की जाती है, उसके बारे में बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है, टाइमिंग देखी जाती है। सो बात यह है कि हमें खुद बहुत एक मोहतात तर्ज अमल जो है इख्तियार करने की ज़रूरत है, ये जानते हुए कि दहशतगर्दी की जैसे एक कोरोना की नई लहर है ना, इसी तरह से पिछले हालिया जो वाक़यात हो रहे हैं, मुसलसल सिक्योरिटी इदारों पर, मुसलसल हमारी अफवाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलसल शहादतें हो रही हैं। और उसके बाद 3 बड़े धमाके तो हमने देख लिए, पेशावर में भी हो गया, कोयटा में भी हमने देखा, कराची में भी हमने देखा। तो ये एक दोबारा से ख़तरा और ख़दशा है कि इंतहा पसंद जो है और दहशतगर्द जो है वो दोबारा से मुल्क को खुदा न खास्ता किसी ऐसी तरफ धकेलना चाहते हैं और हमें उससे नाकाम और हमें अपनी जो है जिम्मेदारी अदा करनी है, नज़र रखनी है। अब बढ़ते हैं फरा टॉप स्टोरीज की जाने। हम दुश्मनों का एक और घिनौना वार, फूलों का शहर पेशावर लहू लहू। बुज़दिल दहशतगर्दों ने मदरसे में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को तशद्दुद निशाना बनाया। वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का इज़हार मज़म्मत। अवाम की गैर जिम्मेदारी ने हालात फिर ख़राब कर दिए। कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में इजाफा होने लगा। हुकूमत का पाबंदियाँ सख्त करने का इंदिया। सिंध हुकूमत का एक और यू टर्न, तलबा को फीसों में 20% रियायत देने का फैसला वापस ले लिया। नोटिफिकेशन का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। बिल्कुल जी, टॉप स्टोरी वही है। अफसोसनाक जो कल हादसा सामने आया, पेश आया। अमन दुश्मनों का एक और घिनौना वार, फूलों का शहर पेशावर लहू लहू कर दिया गया। और ये सिर्फ पेशावर नहीं बल्कि जब भी मासूम बच्चों पर वार होता है तो हम सबका दिल लहू लहू हो जाता है। उसमें हम शहर भूल जाते हैं, हम सुबह भी भूल जाते हैं। बच्चे हम सब के मुश्तरका और साझे हैं। हमारे घर जो है वो हमारे साझे, हमारे मदरसे, हमारी मसाजिद जो हैं वो साझी हैं।
हमारे स्कूल, हमारे इदारे जो हैं वो सांझे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इदारे जो हैं वो सांझे हैं। ये सब एक ऐसी सांझ है जिसमें तफरीक नहीं है इस चीज़ की कि वो मुल्क के किस हिस्से, किस सूबे में हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, किस इलाके में हो रहा है। फ़र्क पड़ता है तो इससे कि दुश्मन ने हमें टारगेट किया है और वो अपनी उस मज़मूम मकासद में और इरादों में कामयाब हुआ है, जो कि हमारी इसे कहना चाहिए एक आजमाइश है, जिसमें मुझे हमजा बहुत ज़्यादा सवाल इस चीज़ पर है कि चले वहाँ पर तो गार्ड मौजूद नहीं थे, चले वहाँ पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम नहीं थे, चलो स्टूडेंट्स पढ़ने में मसरूफ़ थे, उनका नहीं ध्यान गया होगा, चले कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं होगा जिसने क्वेश्चन किया हो, चले वहाँ की रिवायात ऐसी हैं कि मेहमान को टोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या वो टाइम बॉम्ब या वो बारूदी मवाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों से गुजरा होगा? कोई नाका, कोई चौकी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर रोका जा सकता, जहाँ डिटेक्ट किया जा सकता कि ये इतना बारूदी मवाद जो है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस मकसद के लिए जा रहा है। सो ये कुछ ऐसे बेसिक सवालात हैं जो हम सबके जहन और दिल में पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया, इसमें 8 अफराद शहीद हुए हैं, 120 से जो जायद हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद बच्चे उस वक्त मदरसे में मौजूद थे। और फराह, वो जिस वक्त वीडियो सामने आई कि मुफ्ती साहब ऊपर बैठे हैं, दरस व तदरीस का अमल जारी है, दर्स दे रहे हैं, बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं और धमाका होता है, उसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है। बहुत ही खौफनाक मनाजिर थे, जिसके बाद लेडी रेडिंग अस्पताल करीब तरीन था, वहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया। कि अल्लाह ताला तमाम ज़ख्मियों को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और हमें ऐसे तमाम हादसात से और ऐसे तमाम आजमाइशों से अपनी हिफाजत में रखें। इस हवाले से बातचीत करेंगे हम, और सूबाई वज़ीर हमारे साथ हैं शौकत यूसुफजई, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। शौकत यूसुफजई साहब, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। ये बताइएगा कि CCPO पेशावर के मुताबिक धमाके से कबल एक मशकूक शख्स जो है वो हॉल में दाखिल हुआ, उसका बैग था उसके पास जिसमें 6-7 किलो वज़नी जो है बारूदी मवाद था, जो उसने वहाँ पे छोड़ा और वहाँ से निकल गया। पेशावर में क्या सेफ सिटी नाम का प्रोजेक्ट नहीं है? हम अभी यही बात कर रहे थे, कोई पिकेट, कोई नाका, कोई जगह जहाँ पे रोका जा सके, उस शख्स को डिटेक्ट किया जा सके कि बारूदी मवाद शहर में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये क्यों ना हो सका? और हसास मुकामात की मॉनिटरिंग और सर्विलेंस का भी कोई सिस्टम और निज़ाम मौजूद था, क्या वो नाकाम हुआ या मौजूद ही नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पेशावर और उसके जो ये ख़ित्ता है तकरीबन 15-20 साल से दहशतगर्दी का शिकार रहा है, और क्योंकि बहुत अरसे से अमन कायम था इस यहाँ पे, और बहुत अरसे बाद इस तरह का वाक़या हुआ, वो भी इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई अफसोसनाक, और जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि बच्चों को टारगेट किया गया है। APS के बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या है जो रोनुमा हुआ है, और इसकी रोकथाम के लिए पूरी कोशिशें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो आपने बात की CCTV की और इस तरह की, तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं। और अभी भी जब ये रेड अलर्ट हुआ था, जब थ्रेट जारी हुआ था, तो उसके बाद जो शहर है उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में काफ़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। लेकिन जो माजी में हसास इलाके रहे हैं उनको ज़्यादा फोकस किया गया था, और बदकिस्मती से जो दहशतगर्द थे उन्होंने सॉफ्ट टारगेट किया, और सब एक जो उनका मकसद था इंतशार फैलाना, और जो मकसद था कि अनरेस्ट डेवलप की जाए, वो उनका मकसद था, वो उन्होंने अचीव करने की कोशिश की। लेकिन देखें, मैं ये नहीं कह सकता कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। दहशतगर्दी अब जो है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन अभी भी इस वक्त अगर आप देखें कि जो एक्स-फायर फाटा है, जिसको मर्ज एरिया कहते हैं हम, वहाँ पे अभी भी ऑपरेशन जारी है, अभी भी बहुत सारे हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कुर्बानियाँ माजी में भी दिए हैं, उनकी वजह कुर्बानियों की बदौलत अमन भी कायम हुआ, अभी भी इस वक्त भी दे रही हैं, और काफ़ी अरसे से इन चीज़ों को रोके रखा। और अगर वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी जाएं कि इस दौरान कितने लोग पकड़े गए, कितने बारूदी मवाद पकड़ा गया, वो भी एक बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें हैं, यानी रोका भी है इन्होंने सिक्योरिटी इदारों ने। लेकिन ये जो बात स्पेसिफिकली इंतहा अफसोसनाक है, हमें तशवीश भी है, अफसोस भी है, और कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के आइंदा इस तरह की। साहब, पेशावर पुलिस तो खुदकुश बमबार रोकने के तजर्बात से गुजर चुकी है। टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल वहाँ पर हो जाना क्या सिक्योरिटी इदारों पर सवालात नहीं उठा देता कि जी कि वहाँ पर क्यों नहीं रोका गया, कैसे टाइम डिवाइस आ गई, जबकि उनको तजर्बा है इस काम का? ये मस्जिद भी है, यहाँ लोग आते हैं, नमाज पढ़ने भी आते हैं, या लोग वैसे भी आते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो
यानी काफ़ी अरसे तक मैंने कहा ना कि कोई धमाका शमाका नहीं हुआ था, तो इस वजह से भी हो सकता है कि लोगों ने रिलैक्स किया हो या वहाँ पे ना इस तरह की वो सिक्योरिटी हो। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि जो बाकी जितने एरियाज थे काफ़ी जिनको हसास डिक्लेयर किया गया था वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी टाइट हुई थी। देखिए इस वक्त अफ़गानिस्तान में अमन का अमल शुरू है, इस तरफ सीपेक कामयाबी के साथ चल रहा है। ये जो खित्ता है इस वक्त जो अमन का गहवारा भी बन रहा था और बहुत तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा हब बन रहा था। तो भारत जो हमारा आज़ली दुश्मन है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस एरिया के अंदर इतना पीस हो। चाइना से उनको मार पड़ी, एक बुखलाहट का भी शिकार है, जिस तरह देवल ने जो है उस दिन भी जो स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि हम दूसरों की सरजमीन पर जाके जंग लड़ेंगे। तो ये वो चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट भारत भी कर रहा है और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि आज भी जो सिक्योरिटी इदारों की जो अहम शख्सियात थी, जो वज़ीर हाउस में जो इजलास हुए, एक बहुत अजीब से इंकशाफात भी हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें हम यहाँ तो नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो आज भी अपनी जानों पर खेल रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। क्योंकि ये अगर जिस तरह ये हिकमत अमली कर रहे हैं, इससे बेहतर हिकमत अमली भी होगी। इंशाल्लाह इनका पीछा करेंगे। माजी में दहशतगर्दी की कमर तोड़ी है, इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे इनका पीछा करें। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, आप मुसलसल जो है वो इशारा कर रहे हैं बैरूनी हाथ की तरफ, लेकिन किसी बैरूनी हाथ के मुलविस होने की मालूमात मिली है? ये कंफर्म हो चुका है या हो सका है? क्योंकि टीटीपी ने तो शायद इज़हार लाताल्लुकी कर दिया था कि उनका इस वाक़े से ताल्लुक़ नहीं है। अफ़गान बॉर्डर भी सील हो चुका है, वहाँ पे बाड़ भी लगाई जा चुकी है। तो आपके ख्याल में ये इसके बारे में क्लैरिटी दे दें कि ये आपके पास कोई इतलाक़ कंफर्म हुई है बैरूनी हाथ के मुलविस होने की? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये लोकल तो हो ही नहीं सकता, इस तरह की बात तो इसमें बिल्कुल बैरूनी हाथ मुलविस है। जो मवाद इस्तेमाल हुआ वो भी एक मखसूस मुल्क का लेबल है उस पर, और वो इस चीज़ से ज़ाहिर होता है कि वो मुल्क जो है वो बाकायदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो पाकिस्तान में जो इंतशार फैलाने की जो साजिश कर रहा है उसको इंशाल्लाह ताला हम रोकथाम की पूरी कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि बॉर्डर जो है वो क्लोज़ है, लेकिन ये कि अभी भी लोगों का आना जाना तो है। 24/7 हम कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर खुला रहे ताकि तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ें। हमारा जहन ये है कि अफ़गानिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान भी तरक्की करे। अब बीच में वो ममालिक जो पाकिस्तान के लिए उनकी कांटा उनके खटक रहा है, वो ज़रूर साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं, ताकि जो खित्ते का अमन है वो कोयटा धमाका हुआ, पेशावर धमाका हुआ, मरियम नवाज और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तो दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था, आपकी हुकूमत की नाअहली की वजह से दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। देखिए मरियम की बातों को मैं इस वक्त नहीं डिस्कस करना चाहता, उसको क्या पता है, उसको हुकूमत करना है और इस चीज़ों से उसको इतनी वाकिफ़ियत तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि देखें नवाज शरीफ जब हुकूमत में थे उस वक्त भी काफ़ी दहशतगर्दी उरूज पर थी। ये बात कहना कि उन्होंने ख़त्म की ज़्यादती होगी। कौम में जो सिक्योरिटी इदारे हैं, फ़ौज है, उनकी कुर्बानियाँ हैं, पुलिस की कुर्बानियाँ हैं, और वो कुर्बानियाँ तो वो आज भी दे रहे हैं। वो किसी नवाज शरीफ के लिए तो नहीं दी थी, वो पाकिस्तान के लिए वो कुर्बानियाँ थी और आज भी वो दे रहे हैं। और हम उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं, हम कदर की निगाह से देखते हैं। ये पाकिस्तान की जंग है, ये किसी एक शख्स की जंग नहीं है। आज हमें कल कोई और हुकूमत में होगा, लेकिन एक वक्त तो ऐसा था ना कि रोज़ाना धमाके होते थे, रोज़ाना टारगेट मसाजिदों के अंदर भी होते थे, मदारिस भी टारगेट थे, स्कूल भी टारगेट थे, बाज़ार भी टारगेट थे। ये क्या हुकूमत उस वक्त कोशिश नहीं कर रही थी? हुकूमत उस वक्त भी कोशिश कर रही थी, लेकिन जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात होते हैं वो कोई मतलब कोई मर्ज़ी से नहीं होते हैं, गैर इरादी तौर पे होते हैं। और हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में भी आते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन आपके इल्म में ही है कि पेशावर में तो अगली PSL के मैचेस की बात हो रही थी। पेशावर की रौनकें दोबारा माननी पड़ जाएंगी इस तरह के वाक़यात और हादसात के होने से। सिक्योरिटी के मामलात पर वज़ीर आला के इजलास में क्या मुमकिन फ़ैसले हैं जो हो सकते हैं, क्या तजावीज़ है जो ज़ैरी गौर है? देखिए PSL के लिए जो सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है वो इंशाल्लाह उसको हम बेहतर से बेहतर करेंगे। जैसे मैंने कहा, देखिए दहशतगर्दी दुनिया के किसी हिस्से में भी हो सकती है। ये क्या अमेरिका में नहीं हुई है, क्या यूरोप के अंदर नहीं हो रही है?
दहशतगर्दी कंप्लीट ख़त्म करना तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी मुल्क ये दावा कर सकता है कि वहाँ दहशतगर्दी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि एक हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम उठाती है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो इंशाल्लाह आवाम को नज़र भी आएगा और नज़र आ भी रहा है कि गवर्नमेंट पूरी तरह अपनी कोशिश कर रही है। और PSL के जो मैचेस हैं वो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो सिक्योरिटी प्लान हमने नए सिरे से दिया है उसमें इस पे गौर करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, तो इंशाल्लाह ताला PSL तक। जी ठीक है, सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई साहब सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वो पूरी उम्मीद है कि सिक्योरिटी को बेहतर किया जाएगा। जो PSL के मैचेस हैं उनका इनेकाद तो ज़रूर, और इंशाल्लाह लेट्स होप एंड विश एंड प्रे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से, बदअमनी से, बेसुकूनी से, फ़िरकावारियत से और हर उस साजिश से महफूज रखे जो कि दुश्मन इस वक्त और बहुत सारे हमारे मशरकी दुश्मन जो भारत है वो करना चाहता है, और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि इंटरनली भी मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सो हमें ये दुआओं में अपनी शामिल रखना है आप, क्योंकि ये जो महीना वैसे भी है दुआओं का और खुसूसी तौर पे हम ऐसी महफिल मुनक्किद कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो किताबों में और कागज़ों में ही बंद हो गए। कल मैंने जब विज़िट किया ना, जिसका मैंने आपको ऑरेंज लाइन मेट्रो का विज़िट कराया, तो वहाँ पर भी ये ख्याल बार बार मुझे आ रहा था कि लाहौर वालों को तो ये सहूलत मिल गई है, चलें टूटी फूटी सही BRT पेशावर जो है वो भी आई है, लेकिन कराची वालों को क्या मिला? सिर्फ के सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हमजा वहाँ पे, और हमेशा से दरीना मसाइल उस शहर के जो हैं वो बेहंगम ट्रैफिक रही है, ट्रैफिक जैम्स रहे हैं, बहुत सारे उसकी वजह से आलूदगी के मसाइल रहे हैं, लेकिन ये शहर जो है इसकी आज तक नहीं सुनी गई। कराची में 4 साल कबल शुरू होने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबा शहरियों के लिए अभी भी एक ख्वाब ही है। वफाक और सिंध हुकूमत की जो आपस की चपकलिश है, मैं ना मानूं हार का जो सिलसिला है, उसके मुताबिक आज तक ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। और उल्टा ये जो मुसलसल तरक्याती काम है ना, इनके बायस मुश्किलात अवाम की मजीद बढ़ गई हैं। 2016 में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की पहली कड़ी यानी कि उसको ग्रीन लाइन बस जो है ना मंसूबा कहा जा रहा था, तामीर का काम तो शुरू हुआ और उसका रूट सुरजानी टाउन से बिजनेस रिकॉर्ड रोड तक था और उसकी लागत भी 6 अरब सिर्फ बताई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब मंसूबे के रूट को बढ़ा दिए गए जिसकी वजह से लागत 26 अरब तक पहुँच गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए फौरी तौर पर 2016 ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का संगे बुनियाद रखा था। कई बार तारीख पे तारीख देने के बाद अब कहा जा रहा है कि ये मंसूबा जून 2021 तक मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। और इम्कानात जो हैं वो कराची में हमेशा मौजूद रहते हैं। कराची पैकेज भी था, उसका क्या बना ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कराची वालों के मसाइल कम नहीं होते। इसी पर बात कर लेते हैं। PSP के सरबरा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा अभी तक खटाई में क्यों है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? आपके पास भी 5 साल जो है कराची की मेयरशिप रही है, आपको बेहतरीन मेयर का अवार्ड भी मिला, लेकिन आपके दौर में भी कराची ट्रांसपोर्ट का कोई बड़ा मंसूबा हासिल करने में नाकाम रहा। जी, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और वो ये कि जब नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये मंसूबा कंसीव हुआ था, तो जब इस पर काम शुरू हुआ था तो इसका तय ये हुआ था कि इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और तमाम चीज़ें इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट अपने फंड से डालेगी, और सिंध गवर्नमेंट जो है उसमें जो बसेस आएंगी उसकी इन्वेस्टमेंट से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि हार्डली आई थिंक 10%, 15% है। अनफॉर्चुनेटली सारा मंसूबा कंप्लीट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, और वो जो 200 बसेस आनी थी वो सिंध गवर्नमेंट पिछले 12 सालों में नहीं ला सकी, एक बस भी नहीं ला सकी। तो इसकी 100% जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। 2 सालों से ये गवर्नमेंट आई है, फेडरल गवर्नमेंट PTI की, तो इसको तो अभी यकीन ही नहीं हुआ कि ये वज़ीर आज़म बन गए हैं इनके लोग, या इनके लोग वज़ीर बन गए हैं, या इनके लोग अभी जो है मैंने MPS बन गए हैं। इनको अभी ये गुमानी, इनको अभी यकीन ही नहीं आ पाया कि ये भी हुक्मरान बन गए हैं। ये अभी तक वो इलेक्शन कैंपेन के मोड में चल रहे हैं, तो इनको डील करना तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत आसान है। इनको अभी खबर ही नहीं है कि जो है वो ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। तो बट मेन जो इसमें कल्प्रिट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो आपके सवाल ठीक है। लेकिन अब तो पाकिस्तान के बड़े और बेशतर शहरों में मेट्रो बसेस चल पड़ी हैं। लाहौर में तो मेट्रो ट्रेन तक चल निकली है, लेकिन कराची में वही खटारा बसें अभी तक, वही पोल्यूशन के मसाइल हैं, वही ट्रैफिक के मसाइल हैं। कब तक एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जो है वो चलती रहेगी, एक दूसरे की कोर्ट में बॉल फेंकी जाती रहेगी? स्टेक होल्डर कोई भी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा?
दुनिया में जितने भी मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स हैं वो किसी भी सिटी गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, इसलिए कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। दुनिया में सिटी गवर्नमेंट्स उन मास ट्रांजिट को चलाती है, ऑपरेट करती है। लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, इस्तांबुल हो, शंघाई हो, दुनिया में कहीं पे भी मास ट्रांजिट जो अभी लाहौर में ये मेट्रो बस बनी है, किसी सिटी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई, फेडरल गवर्नमेंट ने फंड किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई। इसीलिए इस जो मास ट्रांजिट है वो इतना चूंकि महंगा प्रोजेक्ट होता है तो किसी भी सिटी गवर्नमेंट के पास, दुनिया के किसी सिटी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मास ट्रांजिट का मंसूबा खुद बना सके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बात बिल्कुल गलत है कि मेरे ज़माने में ट्रांसपोर्ट पे काम, मैंने 3 रूट्स, ये सारा जो कंसीव किया हुआ है आप जिस पे आज BRT बनी है, ग्रीन लाइन ये मेरा कंसीव किया हुआ है, ब्लू लाइन मेरा कंसीव, 6 प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑरेंज लाइन, येलो लाइन, ये सारा मेरा कंसीव किया हुआ, मैंने अपने ज़माने में कंसीव किया, 6 कॉरिडोर्स इसमें कंसीव किए। BRT का नाम पहली दफ़ा पाकिस्तान में लोगों ने मेरी ज़ुबान से सुना। बस रैपिड ट्रांजिट का काम हमसे देखकर, हमारे ज़माने में हमारे इस प्रोजेक्ट को जो हमने कंसीव करके फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग मांग रहे थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंडिंग मांग रहे थे, इसको देखकर उस वक्त की पंजाब हुकूमत के लोग हमारे पास आते थे, उन्होंने यहाँ से देखकर जाकर अपने मंसूबे बना लिए, क्योंकि उनका वज़ीर आला ऑन बोर्ड था, उनका वज़ीर आला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं था, वो काम करना चाहता था, तो उन्होंने अपने शहर को बना लिया। हमारे यहाँ जो है वो किया हुआ काम, वज़ीर आला जो है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सबसे बड़ी ओपोनेंट है इस तमाम कराची की तरक्की की, उसने ये काम जो है वो नहीं होने दिया। तो लेकिन मैंने अपने 4थे साल में इस शहर में 3 रूट्स मैंने चलाए और वो बिल्कुल लेटेस्ट जो तरीके से, जो नॉर्मल बसेस के रूट होते हैं कि कंडक्टर अंदर होता है और एक नॉर्मल रूटीन में चीज़ें चला, हमने एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की जिसको अगर मेरे पास, मैं दोबारा हमारे पास वो टेन्योर आता, अगर इलेक्शन हो जाते तो हम उसको रेप्लिकेट करते, उसको और बढ़ाते हैं। मैंने 3 रूट्स चलाए, सुरजानी से टावर तक, सुरजानी से और कायदाबाद तक, और फिर औरंगी टाउन से कायदाबाद, 3 रूट्स चले, 75 बसेस लेकर आए, 25 बसेस के हमने रूट्स चलाए और हमने उसमें ये रखा कि कंप्यूटराइज उसमें टिकटिंग होगी, केबिन जो है वो हर स्टॉप पे लगाया, बस में जो मुसाफिर चढ़ेगा वो टिकट लेकर पहले चलेगा और बस का ड्राइवर वर्दी में बैठेगा, कोई उसके अंदर कंडक्टर नहीं होगा, और बड़ी डिसेंट किस्म की सब्सिडाइज रेट पर 12 रुपए उसका किराया रखा, 5 करोड़ लॉस पे मैंने मुस्तफा कमाल साहब ये बता दीजिए, कराची की ट्रांसपोर्ट के मसले का आखिर हल है क्या? क्योंकि ना सूबाई हुकूमत संजीदा नजर आ रही है, ना वफाकी हुकूमत, जबकि बल्दियाती इंतखाबात भी मुस्तकबिल करीब में तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। कराची के ट्रांसपोर्ट का मुस्तकिल हल ये है कि जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सूबे को जो खुद मुख्तारी मिली है वो दरअसल सूबे को नहीं मिली, वो सूबे के वज़ीर आला को मिली है। वो डिक्टेटर हो गया है सूबे का वज़ीर आला। तो इसी में ट्रांसपोर्ट की खुद मुख्तारी भी, और जो NFC अवार्ड में जो पैसा मिलता है उसको PFC अवार्ड के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो जब ये इख्तियारात, वसाइल और पैसे आएंगे और फिर यहाँ पर शहर की बाकिरदार, दयानतदार लीडरशिप मुंतखब होनी चाहिए जो कि अपना केस प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से दयानतदारी से केस लड़ सके, केस को जीत सके, तो ये इख्तियारात और वसाइल होंगे और दयानतदार क़यादत होगी, तो ये ट्रांसपोर्ट का मसला बिल्कुल। कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरे पास कोई कमेंट नहीं है, इफ यू लुकिंग एट मी टू कमेंट, इसलिए कि मुझे लगता है कि सब अच्छा है, मैंने भी सब कुछ किया, सबको उन्होंने नहीं किया, यानी ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए किसी भी हुकूमत में, किसी भी सूबाई हुकूमत में, और आवाम के मसाइल जब वो एड्रेस होने चाहिए। देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर दैट। और सब कराची की बात भी करते हैं, सब कराची से वोट भी लेते हैं, लेकिन कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता है। हर हुकूमत को कराची में मौका मिल चुका है, कौन सी जमात है जिसको नहीं मिला? आप देखें कि कौन है जो कि रह गया हो, लेकिन उसके बावजूद चलें बिशावर चलते हैं, BRT की कुछ बात करते हैं, इसलिए कि वहाँ पर जो मंसूबा शुरू हुआ है वहाँ पर भी तो बार बार आग लगने के वाक़यात और बसें ख़राब होने के वाक़यात सामने आते हैं। लेकिन ब्रेक पहले लेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।